हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप यूजुअली यूटी में देख सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन में कवि क्या पूछ रहा है। हमारे पहले क्वेश्चन में बात कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जब भी हम एयर में बर्न करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसे क्लीन क्यों करते हैं। आप ये चीज़ नोट कीजिए कि कुछ एक एलिमेंट है जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये ऑक्सीजन के साथ ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना लेते हैं। आपको कोई इनके साथ इन्हें हीट देने की ज़रूरत नहीं होती या कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन ये अपनी नेचुरल स्टेट में भी ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और अपने आसपास ऑक्सीजन के रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ी होती है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में करोगे तो आपको ऐसा एक मैग्नीशियम रिबन दिया जाएगा जिसके ऊपर वाइट वाइट से ऐसे डॉट से होंगे। तो वो डॉट किस चीज़ के होंगे, वो डॉट होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और ये आगे रिएक्शन को बढ़ने नहीं देता है। तो इसलिए आपको सैंड पेपर से इसको पूरे को क्लीन करना पड़ता है और फिर उसके बाद इसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करना पड़ता है। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉपर सल्फेट जो है उसके अंदर जब भी हम आयरन नेल डालते हैं तो अपना कलर चेंज क्यों कर देता है। यहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फिनोमेना आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेरेटिव टू कॉपर। तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट या फिर आप कह सकते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन में भी आयरन जैसे ही कॉपर सल्फेट के अंदर डाला जाता है तो क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट का एक सॉल्यूशन बना लेता है, एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है और हमें सॉलिड फॉर्म में कॉपर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के वाइज से। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट को जिंक यहाँ पे हटा रहा है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। ये जो रिएक्शंस में आप एस देखते हो ना, इसका मतलब होता है सॉलिड फॉर्म। ये ए केवल देखते हो, ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होती है। ओके। और याद रखिए कॉपर को सिर्फ 3 एलिमेंट है जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, यानी वो कॉपर से भी कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि कौन कौन है वो, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ओके, ये 3 एलिमेंट है जो इससे भी कम रिएक्टिव होते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहे होते हैं, एटम एक्सचेंज हो रहे होते हैं या फिर आप कह सकते हो आयंस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ये ज़्यादा बेटर फॉर्म है। अब जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो ये सोडियम पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटेगा। ये किस में टूटेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम 2 पॉजिटिव बनता है और Cl1 नेगेटिव के फॉर्म में। तो अब आप क्या देखेंगे, जो ये हमारा सोडियम है ये किसके साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और क्या देगा, क्लोरीन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देगा। और जबकि हमारा ये जो बेरियम है ये किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट के सॉलिड फॉर्म मिलेंगे, यानी इसके हमें क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेशंस। ओके। तो अगला क्वेश्चन यही है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक वो रिएक्शन है जिसके अंदर इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म आपको मिलेगी एक कंपाउंड की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हुई कैल्शियम क्लोराइड की और उसने क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो S देख रहे हो इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट है किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर। आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे आपको सॉलिड इनसॉल्यूबल कंपाउंड दिखेगा और ये एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ होगा, डिस्पर्स होगा। ठीक है, डूबा हुआ ही मान लो। ठीक है। अब आता है बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के सभी एटम्स इक्वल हों। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि ये किस बेसिस पे, ये किस लॉ पे बेस्ड होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है ये। अच्छा, मैं आपको पिछले मैं बताना भूल गया, एक होती है स्केलेटन रिएक्शन। ठीक है, स्केलेटन रिएक्शन कह लो या फिर अनबैलेंस
रिएक्शन कह लो। देखो जैसे कि आप अपने लैब्स में देखते होंगे, बायो लैब में एक स्केलेटन खड़ा होता है तो वो किसी सहारे से खड़ा होता है। सो स्केलेटन जो होता है वो खुद अपना बैलेंस नहीं बना सकता है। सो इसलिए हमने स्केलेटन रिएक्शन नाम दिया है अनबैलेंस रिएक्शन को। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोजन और रेंसिडिटी के अंदर फॉर्म मतलब डिफरेंस क्या है इसके, मतलब ये सब क्या चीज़ है। सो दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है कोरोजन में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयली चीज़ों का, हमारे मेनली खाने की चीज़ों का हो रहा है। सो कोरोजन क्या है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिटोरेट कर देते हैं। किस वजह से, वो रिएक्शन हो जाती है एयर के साथ, किसी भी मॉइस्चर के साथ या फिर किसी केमिकल के साथ रिएक्शन होने की वजह से मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिटोरेट कर दे, उसे हम कहते हैं कोरोजन। अब कोरोजन का एक स्पेशल केस होता है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। रस्टिंग किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ आयरन की होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है और उसको कुछ एक मॉइस्चर के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, तब वो बनाता है, ये होता है फॉर्मूला किसका, रस्ट का। अब इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन और बताता हूँ। आपको कहा जाएगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर हम कोई पेंट नहीं करते, जैसे कि आयरन के ऊपर हम काफ़ी सारे चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से वो जंग ना लगे, जैसे पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन हो गया, ये 3 प्रोसेसिंग होते हैं। एल्यूमिनियम में हम क्यों नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम काफ़ी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और जैसे ही ये एयर के अंदर आता है तो क्या होता है, वो अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, सेम मैग्नीशियम वाला काम। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, तो ये आगे एल्यूमिनियम को ख़राब नहीं होने देता है। चलो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने यहीं बता दिया। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी और ऑयली सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम खाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप बिस्किट्स वगैरह लेके आते हैं, लेज़ के पैकेट्स लेके आते हैं, उसमें क्या होता है कि उसको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो उनका टेस्ट और उनकी स्मेल ख़राब हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स है, ऑयली मॉलिक्यूल्स है, उन्होंने रिएक्शन कर दी किसके साथ, ऑक्सीडेशन के साथ, ठीक है, और क्या हो गई, रेंसिडिटी। सो अब यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैट और ऑयली चीज़ों के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर हम नाइट्रोजन को क्यों डालते हैं। जब आप कोई भी चिप्स के पैकेट लाते होंगे उसमें आपने देखोगे ना काफ़ी सारी एयर होती है, वो एयर नहीं होती है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फील्ड होती है। नाइट्रोजन गैस बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन को प्रिवेंट करती है। ओके, चलो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। जो भी कमेंट पे नाम बताएगा मैं उसको पक्का कुछ ना कुछ दूंगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये है कि हम पेंट क्यों करते हैं आयरन की चीज़ों के ऊपर। सो पेंट क्या है, वो प्रिवेंट करता है किससे, कोरोजन से। जैसे कि आप कोई आयरन का आर्टिकल लें तो अगर हम उसके ऊपर पेंट कर दें, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, पेंट कर दें तो क्या होगा, क्या ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ पाएगा, अब नहीं आ पाएगा, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। सेम इस एक और प्रोसेस होता है ग्रीसिंग का। ग्रीसिंग में भी क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं किसकी, ऑयल की। ऑयल क्या होता है, वो एयर को पास होने नहीं देगा अपने अंदर से, और हमारा आयरन का आर्टिकल है वो यूं का यूं बचा रह जाएगा। और एक और तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम जिंक की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी जिंक को जितना नुकसान होना है जिंक को होगा, हमारे आयरन को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये मेनली गैल्वेनाइजेशन हम कब करते हैं, जब हमें कोई ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हों आयरन के ऑक्सीडाइज होने के, जंग लगने के। जैसे कि आप मेट्रोज़ में देखेंगे, मेट्रो के अंदर आप देखेंगे जो नीचे अंडरग्राउंड है, काफ़ी काफ़ी मॉइस्चर होता है, काफ़ी ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी वहाँ पे। सो वहाँ अपने लोहे को बचाने के लिए, आयरन की चीज़ों को बचाने के लिए हम वहाँ पे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। पेंट हम घरों में कर लेते हैं, ऑयलिंग हम घरों में कर लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन हम घरों में नहीं करते हैं। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, किस टर्म्स में, लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है। सो ऑक्सीडेशन, जैसे इसका नाम बता रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी चीज़ में, या फिर हाइड्रोजन का लूज हो रहा है, या हाइड्रोजन चला जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन उसमें से चला जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन।
और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, हाइड्रोजन गैस पास कर दें, तो क्या होगा, कॉपर का तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ओ सॉरी, ऑक्सीडेशन। सो अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के डिफरेंस बताने हैं आपको, मतलब क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक आप देख सकते हैं, ये जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक्सो और थर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। जिस रिएक्शन के अंदर से टेम्परेचर बाहर निकल रहा हो, जिसमें से आपको आउटपुट में टेम्परेचर मिल रहा हो, उस रिएक्शन को कहेंगे हम एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिस भी रिएक्शन में से एनर्जी किसी भी फॉर्म में निकल रही हो, हीट, लाइट, साउंड, किसी भी फॉर्म में निकल रही हो, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आप देख लें यहाँ पे कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी एनर्जी। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंडोथर्मिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एंडो एंड थर्मिक। एंडो का मतलब होता है किसी चीज़ का आप अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना। सो जिस भी रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। अगर सनलाइट को ये एब्जॉर्ब ना कर पाए तो ना ही ग्लूकोज बनेगी ना ऑक्सीजन बनेगी। सो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रेस्पिरेशन जो है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। सो आप देख सकते हैं जब भी हम रेस्पिरेट करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो किस किस चीज़ में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम नोज से, नाक से बाहर निकाल देते हैं, जो वाटर है वो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो एनर्जी है इसकी वजह से ही तो हम चल पा रहे हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। सो इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं। सो यहाँ पे आपको एक क्विक रिविजन मैं दे देता हूँ। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके, कंपाउंड्स मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें आउटपुट पे क्या मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। अदर हैंड में हमें क्या हो रहा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, वो काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाएगा, और इसको ये तोड़ने में हमें क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे तो एनर्जी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे एनर्जी किस साइड है, राइट हैंड साइड, या फिर आप कह लो प्रोडक्ट साइड। ओके, सो यहीं पे वो चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक बड़ा कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है, और उसको एनर्जी देनी पड़ रही है हमें तोड़ने में। सो इसलिए हम इसे कंपोजिशन रिएक्शन का या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कहते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर हाँ आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सुनने के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू।